जी। जी, विवेक जी के पास आऊँगा मैं। विवेक जी, आपने ओम सैनी जी और प्रशांत जी की बात सुनी। मेरी पृष्ठभूमि यही थी, जिस ढंग से विवेक अपना ध्रुव राठी का नया वीडियो आता है और वो पहले द डिक्टेटर के नाम से आता है, फिर अब डिक्टेटरशिप कन्फर्म्ड केजरीवाल के संदर्भ में आता है और जहाँ पर चीज़ों की कन्फर्मेशन दिखाई जाती है कि अभी कोई और भी डाउट बचा आपके माइंड में, अगर अभी भी आपको डाउट नज़र नहीं आता है, अभी आपके नेत्र बंद हैं, अभी भी आपकी बुद्धि बंद है और आप सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। ये नया भारत है, अगर यहाँ पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो फिर मैं क्या कहूँ आपको कि आप किस श्रेणी के व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ उन्होंने कही है, लेकिन रटड़ तो कर रहे हैं। उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है सरकार का कि वो अपने अपने और साथ आपके और मेरे करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च करने के बाद जो उन्होंने सारा प्रचार-प्रसार किया है, विकसित भारत का सब कुछ, उसको आके एक वीडियो आपको स्मैश करके चला जाता है, जिसको एक वाइड स्केल पे पब्लिसिटी मिलती है और ट्विटर के ऊपर भी उसका जो पॉपुलराइज़ेशन है बहुत बढ़ जाता है। यानी कि उसके एक वीडियो के चर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जो प्रधानमंत्री के 100 वीडियो के चर्चे कहीं नहीं हो पाते हैं और उससे विचलित होने वाले लोगों में विवेक जी, ये हमारे गोदी मीडिया के सारे एंकर हैं। उनको तो उसके अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विलेन वो एक अजीत भी नज़र आते हैं, रणजीत भी नज़र आते हैं, सबसे बड़े विलेन प्राण भी नज़र आते हैं। सारे के सारे विलेन उनको ध्रुव राठी के अंदर नज़र आते हैं और उनको लगता है कि अगर उनका बस चले तो शायद स्टूडियो के अंदर आ जाए ध्रुव राठी, तो शायद उसका वही कत्लेआम हो जाए, मैं आपको बता दूँ। ऐसे हालात हैं कि 4 बंदे बिठा के वही कत्लेआम कर देंगे। इतना ज़्यादा इनके अंदर वो वफ़ादारी है मोदी जी के लिए कहा जाए तो। विवेक देशपांडे जी, एक व्यक्ति से इतना डर साहब, कि एक व्यक्ति भी स क्या कहते हैं कि इतना इतना ज़्यादा कंपन पैदा कर सकता है सरकार के कॉरिडोर्स में और ये बात सही है। तो फिर वो डायलॉग याद आता है ना, आप भी फ़िल्मों के गाने बड़े अच्छे गाते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो रमेश बाबू। तो मैं कहूँ कि वो एक वीडियो से पैदा होने वाले कंपन की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू सर, विवेक देशपांडे जी। जी। नहीं नहीं, ये जो ध्रुव राठी वाला वीडियो जो मतलब इससे पहले वाला जो है वो भी मैंने देखा, ये मैंने पूरा देखा नहीं, मैं देख रहा था और बीच में कोई व्यवधान आ गया तो मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन मैं उसको पूरा देखूंगा। लेकिन ये अपने आप में एक फिनोमिनन है। ये मीडिया, सोशल मीडिया में मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतने बड़े पैमाने पे कि इस तरह का कोई वीडियो देखा जा रहा हो आज की तारीख में। अब ढाई वो तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ से ऊपर जी, उसका व्यूअरशिप चला गया है। जी, जी। वो 3 करोड़ और 4 करोड़ 5 करोड़ भी हो सकता है। तो ये सारे जो गोदी मीडिया वाले हैं उनका सबका मिलाकर भी उतना नहीं होता। इतना इतना उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा ज़्यादा है। और जैसे ही कोई नया वीडियो उसका आता है तो बिल्कुल एक ही घंटे में लाखों लोग उसको देख लेते हैं। ये जी, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो अंडर करंट है वो मोदी के खिलाफ है, वो बीजेपी के खिलाफ है, वो संघ परिवार के पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। क्यों इनके चैनल्स को इतने लोग नहीं देखते? इन्होंने भी अपने, इनको जब पता चला है कि मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स को अभी लोग ज़्यादा नहीं देखते और लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल्स को ही ज़्यादा देखते हैं, तो इनके भी लोग यूट्यूब चैनल्स पर अभी पिछले कुछ 2-3 साल से आ गए हैं। लेकिन उनमें से किसी को भी इस दर्जे का पॉपुलैरिटी आज तक नहीं मिला और ना मिलेगा। ये सच्चाई की ताकत है। जो आम नागरिक है वो इनकी नजर से नहीं देखता। ज्यादातर आम नागरिक, इनके जो भक्त है, अंधभक्त है, अब वो अंधभक्ति है तो उनको तो उनकी अपनी आंख है ही नहीं, वो तो मोदी जी की आंख से ही दुनिया को देखते हैं। तो उनको तो मोदी जी की हर बात सही ही लगती है। उनको एक भी बात मोदी जी की ऐसी जो उनको गलत लगती हो तो बता दीजिए आप। कहीं भी उन्होंने किसी भी तरह से मोदी जी की कोई टीका टिप्पणी मोदी जी के ऊपर वो नहीं करते। हर चीज मोदी जी की सही है, ये अंधभक्ति है, क्योंकि इनको इन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है। लेकिन बाकी जो जनता है वो अपनी दृष्टि उनकी कायम है। वो अपनी दृष्टि से मोदी जी को देखना चाहते हैं। और जब ध्रुव राठी इस तरह की अब वो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड वीडियोस है वगैरह, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ फैक्ट्स रखते हैं, लेकिन उनका नरेशन का स्टाइल अच्छा है। वो बहुत युवा है, वो देखने में भी अच्छे हैं। ही इज हैंडसम गाय। ये भी इस मतलब वो किसी फिल्म स्टार के जैसे दिखते हैं। ये भी बात से फर्क पड़ता है और युवाओं में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। एक युवा, हम तो देखिए, हम ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स है जो इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन ज्यादातर उस पर हमारे जैसे थोड़े से
सीनियर सिटीजन्स ही दिखाई देते हैं। हाँ। तो युवा युवा एक युवा एंकर है और वो इस तरह से इतने बेदर्दी के साथ मोदी और मोदी सरकार को मार दे रहा है। ये इस तरह का नज़ारा हमने यूट्यूब चैनल पर किसी युवा को करते हुए नहीं देखा है। बहुत कम है ऐसे। आप बताइए आपको कोई याद हो यूट्यूब पर इनके जैसे कोई युवा एंकर्स हो जो अपने चैनल चलाते हो और बहुत बेहद पॉपुलर हो। तो ये उनका युवा होना उनका भारत की जनता को कोई अगर दिखने में दिखने में कोई अच्छा हो तो उसके प्रति भी आकर्षण होता है, फ़िल्म स्टार्स के प्रति जो आकर्षण होता है वो भी यहाँ काम करता है। और वो उनके चेहरे पर एक इनोसेंस भी है। तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो पर्सनैलिटी भी उसको और अट्रैक्टिव बनाती है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और वो सारी की सारी बातें एक ही पैकेज में जो इतना इफेक्टिवली रख पाते हैं, सारी बातें एक पैकेज में आ जाती है। कोई ऐसी बात नहीं बचती जो आपको बतानी रह गई हो आपकी, अरे ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात ये ध्रुव राठी ने कही नहीं, ऐसा हम कह नहीं सकते। सारी बातें, सारा पैकेज बराबर जोड़कर वो एक ही वीडियो में जो देते हैं, उसका असर देखिए आप। कोई भी, अब मैं हमेशा रवीश कुमार का भी उदाहरण देता हूँ। उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स अभी लगभग 94 लाख हो गए। मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति का चैनल 94 लाख सब्सक्राइबर हो। इंडिया टुडे का नंबर 1 था हमारे यहाँ 1 महीना पहले। 1 महीना पहले ही उसको सरपास कर दिया रवीश कुमार ने। इंडिया टुडे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इनके इतने भाषाओं में उनकी पब्लिकेशंस है। उनका वेबसाइट जो है वो इतने सारे जर्नलिस्ट है, इतना रिसोर्सेस है, इतने पैसे हैं, इतनी रीच है, उसके बावजूद एक अकेला रवीश कुमार जो है उसके चैनल का सब्सक्राइबर बेस इंडिया टुडे के चैनल के सब्सक्राइबर बेस से ज्यादा है और नंबर 1 बन गया है। ये क्या दर्शाता है? ये रवीश कुमार की पॉपुलैरिटी से ज्यादा रवीश कुमार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, रवीश कुमार जो बात करता है, उस बात की जो एक्सेप्टेबिलिटी है समाज में, ध्रुव राठी जो बात करते हैं वो उस बात की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो समाज में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं जो हमेशा कहता हूँ कि एक अंडर करंट हो सकता है जो हमें सतह पर दिखाई नहीं देता, बहुत अंदर तक वो अंडर करंट अभी पहुंच चुका है, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ एक तरह का असंतोष फैल रहा है। तो ये जो असंतोष है ये लोग सड़क पर आकर दिखा तो नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे चैनल्स और ऐसे जो नैरेटिव्स है उसको देखकर वो दिखा रहे हैं कि वो किस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जमीन से नीचे जो एक नैरेटिव लोग पसंद कर रहे हैं जो सतह पर नहीं दिखता, उसकी पॉपुलैरिटी का ये एक बैरोमीटर है। ध्रुव राठी जैसे चैनल्स और रवीश कुमार जैसे चैनल्स, आपके जैसे चैनल्स, ये सारे बैरोमीटर्स है उस अंडर करंट के जो हमें सतह पर दिखाई नहीं देता। और ये कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन में इनके लिए घातक हो सकता है। इनकी जो इनका जो एरोगेंस है वो आप देखिए। निर्मला सीतारमन को टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में वो एडिटर पूछती है कि क्या आप किसी को भी बीजेपी में ले लेंगे? वो कहती है एवरीबडी इज वेलकम। फिर उसको दोबारा पूछती है कि जिनके ऊपर 9 सीबीआई के केसेस हो, क्या उनको भी आप बीजेपी में ले लेंगे? तो उसके ऊपर भी वो कहती है एवरीबडी इज वेलकम। आप देखिए एरोगेंस कितना है, सत्ता के मद का एरोगेंस देखिए कितना है कि अहम, मतलब वो जो जी सुधाकर रेड्डी की शायद वो बात कर रही है, उसने नाम नहीं लिया, लेकिन 9 सीबीआई के केसेस तो उस व्यक्ति पर है। उनको इन्होंने अभी पार्टी में ले लिया, वो भी उनके खिलाफ शिकंजा कस के, मतलब वो नहीं आना चाहता था बीजेपी में, उसकी अपनी एक पार्टी है। वो किसी जमाने में सुषमा स्वराज का मानस पुत्र हुआ करता था। वो जो आंध्र प्रदेश का जो माइनिंग माफिया है जिसने 12,000 करोड़ का इलीगल माइनिंग करके एक्सपोर्ट किया, इस तरह का आरोप है उसके ऊपर। उस व्यक्ति के ऊपर 9 सीबीआई के केसेस है। उसको पिछले साल, मतलब 3-4 महीने पहले उसके खिलाफ उन्होंने फिर से एक बार इंक्वायरी चालू की और उसको दबोचने की कोशिश कर रहे थे। उसको कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी पार्टी का आपके साथ में अलाइन कर देता हूँ, अलायंस बनाता हूँ। उसको कहा कि बिल्कुल अलायंस वगैरह कुछ नहीं, आपको बीजेपी में शामिल होना होगा। उसके गले पर बंदूक लगाकर उसको बीजेपी में शामिल करवा लिया। इस तरह की रिपोर्ट्स आए वहां से।
तो उस सुधाकर रेड्डी को ये अपने पार्टी में इन्होंने ले लिया, इनको लाज शर्म इन्होंने बेच खाई है। मतलब इस तरह से अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो एक-एक पैसे का हिसाब देश का रखना और उसका उपयोग सही जगह और सही तरीके से हो, ये जिसकी ज़िम्मेदारी है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के खिलाफ जिसको काम करना है, वो महिला है वो। मतलब हम समझते हैं कि महिलाएँ ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो महिला कहती है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, जिसके खिलाफ 9 सीबीआई की केसेस है, वो उसको इज़ वेलकम इन बीजेपी, ऐसा कहती है। ये है सत्ता का एरोगेंस। तो ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं है, फिर क्या है? तो ये ध्रुव राठी जो फिनोमिनन है, मुझे लगता है एक बड़े इस ट्रेंड का एक इंडिकेटर है, जो ट्रेंड शायद मोदी सरकार के खिलाफ दिन-ब-दिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह की बातें सुनना पसंद कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं 2024 के इलेक्शन में ध्रुव राठी ये एक फैक्टर बनेगा, रवीश कुमार एक फैक्टर बनेगा, आपके ऐसे यूट्यूब चैनल्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनेंगे, एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जो ये जिस तरीके की ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, उस डिक्टेटरशिप को इस देश से बचाने के लिए अपना काम कर रही है। क्या वो सक्सेसफुल होगी? वो प्रयत्न क्या सक्सेसफुल होगा हमें पता नहीं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरा रिस्क लेकर इस तरह का काम कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर वो पकड़ना चाहते हैं तो भले ही पकड़े, लेकिन बात हाथ से निकल गई है। ये इतना जो व्यूअरशिप आप जैसे लोगों को मिल रहा है, ये उसका एक इंडिकेटर है, ऐसा मुझे लगता है। दिनेश जी। जी, आता हूँ छोटी-छोटी टिप्पणी के लिए दूसरे राउंड में